हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। आज की क्लास में हम लोग नेटवर्क के आगे कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। ध्यान से आप लोग सुनेंगे एक एक पॉइंट को। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, पिछले वीडियो लेक्चर में भाई हम लोग 77 से पहले के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। अच्छा, जितने भी जेईई एस्पिरेंट स्टूडेंट हैं या गेट इंजीनियरिंग सर्विस की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान देंगे। आप एक एक मेरे पॉइंट को यहाँ पे समझेंगे, जो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ या आपको एक्सप्लेन यहाँ पे कर रहा हूँ। ये सभी पॉइंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे और चीजों को बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे आपको समझाने वाला हूँ ये पॉइंट, है ना। हम लोग किस तरीके से इसको देखने वाले हैं, तो ध्यान से समझिएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जैसा कि कल प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैं आपको 76 तक बता चुका था, इसके पिछले वाले वीडियो में, है ना। तो अब हम लोग ये समझेंगे नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे कैसे काम कर रहा है, क्या होता है। तो हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं आरसी ड्राइविंग इम्पीडेंस को, है ना, और आरएल ड्राइविंग एडमिटेंस या इम्पीडेंस को, ऐसा बोल दीजिए। इसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि अगर आर एल का एडमिटेंस निकालें, ठीक है, या फिर हम आर सी का इम्पीडेंस निकालें, तो इनमें क्या समानताएं हैं, है ना, इनमें क्या डिफरेंस है। हम इस डिफरेंस के बारे में आज इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं और फिर हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे। जो यहाँ पे 2 पॉइंट मैंने आपको दिए गए हैं, इसको आप ध्यान से सुनेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा और चीज बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी पर जो स्पेशल कोर्सेज आए हैं उसके बारे में, क्योंकि ये बताना बहुत जरूरी है ताकि आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर पाए। तो आपको ये पता होगा कि अभी हाल ही में 7 तारीख लास्ट डेट है जिसमें प्राइस हाइक होने वाले हैं। अगर ये प्राइस हाइक हो रहे हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप इनके कोर्स को परचेज करें, और हाइक होने से पहले आप बहुत अच्छा एक 10% डिस्काउंट प्लस इसके अलावा जो आपको एक्स्ट्रा 20% की आसपास डिस्काउंट देखने को मिल रहा है वो भी आप यहाँ पे ले लें। तो आपको लगभग 25 to 30% डिस्काउंट यहाँ पे अभी मिल जाता है, जो कि 7 अप्रैल से इसके प्राइस हाइक हो जाएंगे। ठीक है, इस बात पे आपको ध्यान रखना है। तो अनअकैडमी पर जो स्पेशल बैचेस आए हुए हैं वो आपके बैचेस हैं सिविल इंजीनियरिंग के, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, है ना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के और सीएसआईटी ब्रांच के। तो ये स्पेशल बैचेस हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना। तो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सीएसआईटी, ये आपके डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग 5 ब्रांचों के लिए 6 अप्रैल से स्पेशल बैच स्टार्ट हो गए हैं। हाल ही में मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि अनअकैडमी पर अभी हाल ही में 10 तारीख को एक स्पेशल टेस्ट होने वाला है। जो भी इस टेस्ट को देगा वो डेफिनेटली ध्यान रखेंगे, जो भी इस टेस्ट को देगा वो डेफिनेटली ध्यान इस बात में जरूर रखेंगे कि ये 20 क्वेश्चन का टेस्ट है जो कि 60 मिनट तक चलेगा। 10 अप्रैल को होने वाला है 11 बजे, है ना, 11 AM। तो आप मेरे झांसर 10 कोड का इस्तेमाल जरूर करें ताकि इसको आप सब्सक्राइब कर पाएं, सब्सक्रिप्शन ले पाएं। झांसर 10 कोड का आप इस्तेमाल हमारे सब्सक्रिप्शन लेने में भी करेंगे, जिससे आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहाँ पे मिलेगा। तो झांसर 10 आप याद रखेंगे और इसको जरूर लें। ठीक है, तो जिनकी भी एक अच्छी रैंक आएगी उस रैंक के अनुसार उनको 100% स्कॉलरशिप देख सकते हैं आप, फिर 50%, 25%, इस तरीके से अलग अलग स्कॉलरशिप का यहाँ पे रखा गया है। तो आप लोग देर ना करें और झांसर 10 कोड का इस्तेमाल करके इसको सब्सक्राइब कर लें और आराम से घर बैठ के बहुत बढ़िया तरीके से आप तैयारी करें। जो भी लोग गेट और ईएससी के एस्पिरेंट हैं, अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए मैं आगे बात करूंगा और आपको नेक्स्ट चीजें बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन करवा दूं। तो हम लोग डिफरेंस को समझ रहे थे, जैसा कि आप देख सकते हैं ZRC और YRL हो या ZRL YRC हो। इसका मतलब क्या है सर? सर इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास RC ड्राइविंग इम्पीडेंस है, क्या है, RC ड्राइविंग इम्पीडेंस है या RL ड्राइविंग एडमिटेंस है, तो इस केस में यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर जो पोल्स होते हैं, है ना, जो पोल्स होंगे ये कहाँ पर होंगे सर? पोल्स होंगे लोएस्ट कट ऑफ फ्रिक्वेंसी पर, लोएस्ट कट ऑफ फ्रिक्वेंसी पर, लोएस्ट कट ऑफ फ्रिक्वेंसी पर। और जो जीरोस होंगे वो कहाँ पर होंगे सर? वो होंगे हाईएस्ट कट ऑफ फ्रिक्वेंसी पर। ठीक है, जबकि यहाँ पर आरएल इम्पीडेंस या आरसी एडमिटेंस में उल्टा होता है। जो पोल्स होते हैं ये होते हैं हाईएस्ट कट ऑफ फ्रिक्वेंसी पर, और जो जीरोस होंगे वो होते हैं लोएस्ट कट ऑफ फ्रिक्वेंसी पर। इस बात पे भी अपन को ध्यान रखना है। ठीक है, इस बात पे भी अपन को ध्यान रखना है, ये चीज हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो इन आरसी ड्राइविंग इम्पीडेंस ऑल द पोल्स नियर अबाउट द, है ना, क्या बोलेंगे, लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी
या कहाँ पर होते ये आपके होते दोस्तों, ये होते हैं ओरिजिन पर। कहाँ पे होते? ओरिजिन। कहाँ पर होंगे? ओरिजिन पर होंगे। और ये जीरोस कहाँ पे होंगे? ये होंगे आपके इनफाइनाइट पर। जबकि यहाँ पर आरएल सर्किट में क्या होंगे? ये पोल्स कहाँ पे होंगे? इनफाइनाइट पे होंगे। और यहाँ पे जीरोस कहाँ पे होंगे सर? जीरोस होंगे आपके ओरिजिन पर। ओरिजिन मतलब मूल बिंदु पर। ठीक है, इस बात पे आप ध्यान रखेंगे, ये पॉइंट हमें बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए था। इसमें यही पूछा था 76 वाला पॉइंट, इन आरसी ड्राइविंग इंपीडेंस और आरएल ड्राइविंग एडमिटेंस ऑल द पोल्स, है ना, अकर ड्यू टू द लोएस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड जीरो शुड अकर एट द हाईएस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। जीरोस कहाँ पे होंगे? हाईएस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे। इसी प्रकार से आरएल ड्राइविंग इंपीडेंस में क्या होगा? पोल जो होंगे, पोल्स होंगे वो कहाँ पे होंगे? हाईएस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे होंगे। और हमारे पास जो जीरोस होंगे वो कहाँ पे होंगे? लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे होंगे। कहाँ पे होंगे? लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो हमको ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। चलो हम बात करेंगे आगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो अभी हमें यहाँ से पॉइंट बहुत अच्छे से डिटेल में समझने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज को अच्छे से समझिएगा। तो इसमें क्या बोल रहा है देखिएगा, 77 पॉइंट में नेक्स्ट है 78। इसमें बोल रहा है सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल इन ऑर्डर टू इंक्रीज द करंट कैपेसिटी। कह रहे हैं जो सेल्स होते हैं ना, यानी कि ये सेल, इनको हम क्या लगाते हैं? पैरेलल में लगाते हैं। ऐसा पैरेलल में क्यों लगा रहे हैं? करंट की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। कि देखिए एक जो करंट होगा, अलग अलग जो करंट होता ना, अगर आप ध्यान से यहाँ पे समझें तो एक करंट यहाँ से आएगा, एक करंट यहाँ से आएगा और एक करंट यहाँ से आएगा। तो टोटल करंट क्या होगा? इनका एडिशन I1 होगा, इसे I2 बोल दूंगा, इसे मैं I3 बोल दूंगा। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? I1 प्लस I2 प्लस I3। तो क्वेश्चन ये पेपर में आता है सेल्स को कैसे कनेक्ट किया जाए कि हमें करंट कैपेसिटी अच्छी मिले। तो सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सेल्स को कैसे लगाएंगे हम लोग? पैरेलल में लगाएंगे। और पैरेलल में लगाने पर इसमें करंट की कैपेसिटी जो होती वो अच्छी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है द एनर्जी कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज बैटरी इज रेटेड इन एम्पियर आवर। तो देखो आपको मैं एक छोटी सी बात जरूर बताना चाहूंगा कि जब भी हम लोग डीसी की बात करते हैं, किसकी? डीसी या फिर एसी। तो डीसी की जब भी हम लोग बात करते हैं तो इसकी रेटिंग होती है एम्पियर आवर में। किसमें? एम्पियर आवर। जबकि एसी की बात करते हैं हम तो इसकी रेटिंग होती है वाट आवर में। किसमें होगी? वाट आवर में। तो डीसी की रेटिंग हमेशा होती है एम्पियर आवर में और एसी की रेटिंग हमेशा होती है वाट आवर में। ये पॉइंट हमें बहुत अच्छे से कंटेस्ट होना चाहिए। ठीक है ना? यस सर, क्लियर हो गया होगा पॉइंट, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। 80 पॉइंट देखते हैं। कैपेसिटी ऑफ ड्राई सेल इज मोर व्हेन इट सप्लाई करंट इंटरमिटेंटली। मतलब एकदम से जब सप्लाई करंट हट जाए या आ जाए तो वहां पर कैपेसिटी जो होती है ड्राई सेल की वो बढ़ जाती है ना? तो सप्लाई करंट इंटरमिटेंटली तो कैपेसिटी ऑफ द ड्राई सेल इज मोर। तो ड्राई सेल की कैपेसिटी अधिक कब होती है? जब इट सप्लाई आ करंट इंटरमिटेंटली। ठीक है, इस बात पे हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने बोला 81। ईएमएफ प्राइमरी सेल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड्स। सर इसका पॉइंट का मतलब क्या हुआ? कह रहे जो प्राइमरी सेल में ईएमएफ होता ना, ये इलेक्ट्रोलाइट या उसमें उपस्थित इलेक्ट्रोड पर निर्भर करता। सर ये क्या होता? देखिए ये क्या होता, मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि ये क्या होता है। जैसे अपने पास एक जार है, इसमें कई सारे इलेक्ट्रोड लगे हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड कई सारे तो नहीं, दो ही होंगे हमारे पास। एक तो होगा एनोड, एक होता कैथोड। एक होगा एनोड, एक होगा कैथोड। और इसमें जो सॉल्यूशन भरा होगा, इसमें जो सॉल्यूशन फिल्ड होगा ना, भरा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइट। इसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, इसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, इसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो यही चीज पूछी गई थी, यही चीज इसमें पूछी गई थी। इससे रिलेटेड पॉइंट था कि ईएमएफ प्राइमरी सेल डिपेंड अपॉन द, ईएमएफ प्राइमरी सेल जो होता है निर्भर करता है नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड पर। ठीक है, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट पर निर्भर करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हॉट रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज हायर। है ना? तो क्या बोल रहे हैं? हॉट रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब, है ना, बल्ब का जो फिलामेंट होता है उसमें रेजिस्टेंस बहुत गर्म हो जाता है ना, हायर हो जाता है देन द कोल्ड रेजिस्टेंस। हाई रेजिस्टेंस अधिक होता है कोल्ड रेजिस्टेंस से, बिकॉज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द फिलामेंट इज पॉजिटिव। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द फिलामेंट इज पॉजिटिव। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसा होता है? पॉजिटिव। इसका मतलब क्या होता है? आर प्रोपोर्शनल टू टी।
मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, तो इस घटना को हम लोग बोलते हैं जो आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर कोई कंडीशन ऐसी आ जाए कि R प्रोपोर्शनल टू 1/T, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम होता है, इसका मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट फिलामेंट का कैसा होगा, कम होगा। ठीक है, तो ये कुछ छोटी छोटी बिल्कुल बेसिक बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट अगर कभी पॉजिटिव हो तो समझ जाइए हॉट रेजिस्टेंस ज्यादा होगा किससे, कोल्ड रेजिस्टेंस से। यस सर, क्लियर है पॉइंट, बिल्कुल। 83, करंट इज सेड टू बी अल्टरनेटिंग व्हेन इट चेंजेस इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो आपको मालूम है, तो अल्टरनेटिंग की बात करते हैं तो देखिए मैग्नीट्यूड भी चेंज होता और डायरेक्शन भी चेंज होती। तो पहले कैसी डायरेक्शन थी, पॉजिटिव थी, फिर कैसी हो जाती, नेगेटिव हो जाती। तो डायरेक्शन देखिए चेंज हो रही है, अपवर्ड अपवर्ड और डाउनवर्ड। तो ये होता है आपका बाई डायरेक्शनल। क्या कहलाता है, ये बाई डायरेक्शनल, ये बाई डायरेक्शनल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, पावर फैक्टर ऑफ ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक बल्ब इज स्लाइटली लेस देन द यूनिटी। तो पावर फैक्टर वैसे भी हमारा एक से कम ही होता, कभी ज्यादा नहीं होता एक से, है ना। तो स्लाइटली लेस देन यूनिटी मतलब 0 से 1 के बीच ही पावर फैक्टर लाई करता है। अगर कहीं पर लिखा है नेक्स्ट जैसे पॉइंट आप देख सकते हो, पावर फैक्टर ऑफ द प्रैक्टिकल इंडक्टर इज, तो पावर फैक्टर प्रैक्टिकल इंडक्टर का कैसे करता है, लैगिंग करता है। क्या करता है, लैगिंग। लैगिंग मतलब पहले हाई होगा तो हाई से क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा, उसको बोलते हैं लैगिंग। और लीडिंग का मतलब पहले 0 होगा तो 0 के बाद ये बढ़ रहा होगा। तो पता है क्या होता, तो कैपेसिटर में पावर फैक्टर लीड करता है, इंडक्टर में पावर फैक्टर लैग करता है। सर ऐसा क्यों होता, देखो ऐसा क्यों होता, ध्यान से सुनिएगा। ऐसा इसीलिए होता है कि हम लोग अगर एक चार्ट बनाए, ये V है, ऊपर वाला है IC और नीचे वाला हमारे पास है IL। तो आपको पता है इंडक्टिव करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करती है, लैगिंग हो गई। कैपेसिटिव करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करता है, तो ये लीडिंग हो गई। क्या हो गया, लीडिंग। ठीक है, ये पॉइंट हमें क्लियर अच्छे से होना चाहिए, है ना। तो करंट लीड करेगी तो पावर फैक्टर लीड करेगा, करंट लैग करेगी पावर फैक्टर लैग करेगा, ये भी पॉइंट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है, अ सर्किट कंपोनेंट दैट अपोज द चेंज इन सर्किट वोल्टेज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। ऐसा सर्किट का कंपोनेंट कौन सा है जो अपोज करता है चेंज इन सर्किट वोल्टेज में। ठीक है, चेंज इन सर्किट वोल्टेज, है ना, जो चेंज इन सर्किट वोल्टेज होने का अपोज करता है, यानी कि वोल्टेज में परिवर्तन होने का विरोध करता है, अवरोध पैदा करता है। ठीक है, उसका विरोध करता है, अपोज करता है। तो ये कौन सा है, ये होता है दोस्तों कैपेसिटेंस। क्या होता है, कैपेसिटेंस। और जो करंट के अपोज करता है, चेंज इन सर्किट करंट, है ना, जो चेंज इन सर्किट करंट यानी सर्किट करंट में आने वाले चेंजेस को जो अपोज करता है वो कौन है, वो है आपका इंडक्टेंस। सर क्या है वो होगा इंडक्टेंस। ठीक है, ये आपको पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। चलो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो नेक्स्ट पॉइंट, है ना, तो यहाँ पे आपको सर्किट कंपोनेंट तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है 89, देख सकते हो उसको, कि हाई क्यू कॉइल हैज द लॉसेज एंड हाई इंपीडेंस। क्या होता है, क्यू बराबर होता है ओमेगा एल अपॉन आर। ओमेगा एल अपॉन आर कितना होता है, ओमेगा एल अपॉन आर यहाँ पे आपको मिलता है, क्या मिलता है सर हमें यहाँ पे मिलता है क्यू कॉइल में कितना मिलता है, ओमेगा एल अपॉन आर यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाता है। तो मुझे एक बात आप लोग ये बताइए कि अगर Q बराबर ओमेगा एल अपॉन आर हो रहा है तो हाई क्यू कॉइल में लॉसेस कैसे होंगे। तो हाई क्यू कॉइल अगर होगा तो यहाँ पे लॉसेस, देखो लॉसेस निर्भर करते हैं रेजिस्टेंस पर। तो रेजिस्टेंस कैसा होता है, लो। और इम्पीडेंस किस पे निर्भर करता है, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों पर। तो रिएक्टेंस तो बढ़ेगा, ओमेगा एल लिखा, एक्सएल बढ़ेगा तो इम्पीडेंस भी बढ़ेगा। इसका मतलब ये हो गया लॉसेस कम हो गए और इम्पीडेंस कैसा हो गया, हाई हो गया। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि अक्सर पूछ लिया जाता है ना, इस बात पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अब वेवगाइड कैन बी कंसीडर टू बी एनालॉगस टू हाई पास फिल्टर। तो कह रहे हैं जो वेवगाइड होती है, वेवगाइड कैसी होती है, ये हाई पास फिल्टर की तरह काम करती है। वेवगाइड इसकी तरह काम करती है, हाई पास फिल्टर। जो वेवगाइड होगी वो हाई पास फिल्टर की तरह बिहेव करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ द न्यूमरेटर ऑफ द सेकंड ऑर्डर सिस्टम इज कांस्टेंट देन द फिल्टर इज। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर कोई भी न्यूमरेटर वाला पार्ट यानी कि ऊपर वाला पार्ट कांस्टेंट है, 1 अपॉन नीचे लिखा एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 ऐसा करके लिखा है, ऊपर कांस्टेंट, तो समझ जाइए ऊपर यानी कि लिखा है एस की पावर 0, मैक्सिमम पावर कितनी है एस की 2 है, मिनिमम कितनी है एस की पावर 0। तो अगर ऊपर कुछ नहीं लिखा तो ऊपर एस की पावर 0 तो लिखा ही है, इसका मतलब लो फ्रिक्वेंसी। तो ये लो पास फिल्टर करेगा। क्या करेगा, ये करेगा लो पास फिल्टर। इस बात पे आप ध्यान रखेंगे, ये करेगा लो पास फिल्टर। क्या करेगा, लो पास फिल्टर। अगर मान लीजिए ऊपर आ जाए एस स्क्वायर,
ऊपर आ जाए एस स्क्वायर, मतलब सेकेंड ऑर्डर सिस्टम ही ऊपर हो, कांस्टेंट ना हो, ऊपर एस स्क्वायर लिखा हो, तो ये कौन सा होगा, हाई पास फिल्टर। ये हमको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए ये वाला पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कैपेसिटर एंड इंडक्टर चार्जेस, है ना, विथ 63.2% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू एंड डिस्चार्ज विद 36.8% ऑफ द इनिशियल वैल्यू। ये आपको पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, चाहे कैपेसिटर हो चाहे इंडक्टर हो, है ना, कैपेसिटर या फिर इंडक्टर, ये चार्ज करता है 63.2% से ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू एंड डिस्चार्ज विद 36.8% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। तो इनिशियल वैल्यू के 36.8% पे डिस्चार्ज हो जाता है और 63.2% पर क्या होता है, ये पूरी तरीके से चार्ज हो जाता है। तो ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कैपेसिटर और अच्छा, कैपेसिटर जो चार्ज करता है इट स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज। इंडक्टर क्या करता है, इंडक्टर स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ करंट। तो कैपेसिटर वोल्टेज के फॉर्म में चार्ज करेगा, इंडक्टर करंट के फॉर्म में चार्ज करेगा। 93 पॉइंट है, इन इलेक्ट्रिकल सर्किट ट्रांजिएंट अकर आर एसोसिएटेड आइदर बोथ इंडक्टर एंड बोथ कैपेसिटर। ट्रांजिएंट किसके कारण से होता है, इंडक्टर और कैपेसिटर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 94, इंपीडेंस एंगल ऑफ रजिस्टर इंडक्टर एंड कैपेसिटर। तो इंपीडेंस एंगल कितना होता है, तो रजिस्टर का होता है इंपीडेंस एंगल 0, इंडक्टर के लिए होता है सर +90 और कैपेसिटर के लिए होता है -90। तो ये कैसे होता है, देखिए, अगर रजिस्टर अकेला लिखा तो आपको मालूम है 0 एंगल होगा। अगर यहाँ पे लिखा एक्सएल, तो एक्सएल का मतलब होता है जे ओमेगा एल, तो जे ओमेगा एल का मतलब होता है आपके पास ओमेगा एल एंगल 90, ओमेगा एल एंगल 90। अगर लिखा है एक्सी, एक्सी का मतलब होता है ना 1/j⍵c। तो इसका मतलब होता है दोस्तों 1/ω⍵c, और जे है ऊपर जाएगा तो जे का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा तो j² है ना, जे नीचे बनेगा आपका j/j², यानी कि -j, तो -j का यहाँ पे हो जाता है आपके पास -90। तो कुल मिला के ये मतलब पता चला कि सर रजिस्टर में तो 0 होता है, इंडक्टर में आपके पास +90 और कैपेसिटर में -90। नेक्स्ट क्या बोल रहा है 95, पावर फैक्टर इज यूनिटी फॉर रजिस्टर। यूनिटी किसके कारण होता है, रजिस्टर के कारण। लैगिंग फॉर इंडक्टर और लीडिंग फॉर कैपेसिटर। तो पावर फैक्टर हमेशा रजिस्टर में यूनिटी होगा, लैगिंग करेगा इंडक्टर में, लीडिंग करेगा कैपेसिटर, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट 96, द क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सीरीज रेजोनेंस सर्किट डिपेंड ऑन द करंट मैग्निफिकेशन। क्या कहलाता है, करंट मैग्निफिकेशन। जो क्वालिटी फैक्टर होता है सीरीज रेजोनेंस सर्किट में, ये करंट मैग्निफिकेशन कहलाता है, क्योंकि Q बराबर होता है ω/L/R। ओमेगा एल आ गया, एल मीन्स हो गया इंडक्टर स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ करंट। इंडक्टर किसी भी एनर्जी को करंट के फॉर्म में स्टोर करता है, ठीक है। इसी प्रकार से क्वालिटी फैक्टर फॉर द पैरेलल रेजोनेंस, क्वालिटी फैक्टर फॉर द पैरेलल रेजोनेंस की अगर बात करें, देखो पैरेलल रेजोनेंस सर्किट इज डिपेंड अपॉन द, किस पे डिपेंड अपॉन द, ये क्या कहलाएगा, वोल्टेज मैग्निफिकेशन। तो क्वालिटी फैक्टर ऑफ पैरेलल रेजोनेंस सर्किट इज डिपेंड अपॉन द, किस पे निर्भर करेगा, वोल्टेज मैग्निफिकेशन पे निर्भर करेगा। नेक्स्ट है 98, रेजिस्टिविटी ऑफ द अर्थ इंक्रीजेस शार्पली। कि अर्थ की रेजिस्टिविटी कैसी होती है, एकदम से बढ़ती है व्हेन मॉइस्चर फॉल बिलो द 20%। तो अगर आपका 20% यहाँ पर मॉइस्चर कम हो रहा है, गिर रहा है, तो यहाँ पे अर्थ की रेजिस्टिविटी एकदम से बढ़ जाती है। अर्थ की रेजिस्टिविटी क्या होती है, एकदम से बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द डिस्चार्ज, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द डिस्चार्ज बैटरी इज हाई, ठीक है। डिस्चार्ज बैटरी का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है ना बहुत हाई होता है। तो डिस्चार्ज बैटरी एक करंट सोर्स की तरह बिहेव करती है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कैसा होता है, इनफाइनाइट या हाई होता है, ठीक है। आफ्टर डिस्चार्जिंग बोथ प्लेट आर, है ना, बोथ प्लेट आर चेंज इनटू द लेड सल्फेट। क्या, लेड सल्फेट। कह रहे जो दोनों प्लेटें हैं वो किस में चेंज हो जाती है, लेड सल्फेट में चेंज हो जाती है डिस्चार्ज होने के बाद। तो लेड, है ना, लेड जैसे बोलते हैं ना पीवी सल्फेट, तो लेड सल्फेट में ये चेंज हो जाती है। कौन चेंज हो जाती है सर लेड सल्फेट में, लेड सल्फेट में डिस्चार्ज बैटरी, ठीक है। और लेड सल्फेट जो है एक्ट एज अ इंसुलेटर, ये एक इंसुलेटर की भांति कार्य करता है। तो ये पूछ सकते हैं पेपर में, लेड सल्फेट किसकी तरह काम करता है, इंसुलेटर, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर या सुपर कंडक्टर। तो लेड सल्फेट जो है एक इंसुलेटर की तरह काम करता है। द मोर सल्फेट ऑन द प्लेट हायर द बैटरी इंटरनल रेजिस्टेंस, हायर द बैटरी इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर सल्फेट को बढ़ाया जाए तो मोर सल्फेट ऑन द प्लेट, अगर सल्फेट बढ़े, अगर सल्फेट बढ़े किसी प्लेट पे,
तो यहाँ पे बैटरी में इंटरनल रेजिस्टेंस हायर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, लेंज लॉ इज कंसेक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लेंज लॉ किसको बताता है? लेंज लॉ ऊर्जा के संरक्षण के नियम का पालन करता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन सा लॉ है ना ऊर्जा के संरक्षण के नियम का पालन करेगा। तो आप लोग इसमें आसानी से बता देंगे कि लेंज लॉ एकमात्र ऐसा लॉ है जो ऊर्जा के संरक्षण का नियम का पालन करता है। ठीक है ना? यस सर, ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, जितनी भी चीजें यहाँ पे डिस्कस की जा रही हैं। नेक्स्ट और देख लीजिए, यहाँ पर कुछ सेल्स के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम की दृष्टि से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते कि प्राइमरी सेल कौन से। तो देखिए, जिंक कार्बन सेल, एल्कलाइन सेल, लिथियम सेल, मरकरी सेल, सिल्वर ऑक्साइड सेल। क्या बोला? जिंक, एल्काइन, लिथियम, मरकरी, सिल्वर, है ना, सिल्वर ऑक्साइड। तो ऐसे याद कर सकते हो, जुल्म, जुल्म सी, ऐसे याद कर सकते, कुछ भी आप याद कर लो, जुल्म, है ना, जुल्म या जल्म, कुछ भी याद कर लो। तो जेड से क्या होगा? जिंक कार्बन। ए से क्या होता है? एल्कलाइन। एल से क्या होता है? लिथियम। एम से क्या होता है? मरकरी। सिल्वर ऑक्साइड ऐसा ही है ना, सिल्वर ऑक्साइड। तो आपको याद होगा प्राइमरी सेल कौन से होते हैं। तो जिंक, एल्कलाइन, लिथियम, मरकरी और सिल्वर ऑक्साइड। ठीक है, ये सभी प्राइमरी सेल्स होते हैं। सेकेंडरी में क्या होता है सर? निकेल, कैडमियम, है ना, लिथियम आयरन, लिथियम आयरन हो गया। और क्या हो गया यहाँ पे? निकेल, निकेल और हाइड्राइड सेल, निकेल और हाइड्राइड सेल। तो ये किस में आ गए? ये सेकेंडरी सेल में आ गए। किस में आ गए? सेकेंडरी सेल में। तो ये हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा कुछ क्वांटिटी और यूनिट है जो कि इल्यूमिनेशन में भी, यूटिलाइजेशन में आप पढ़ लेते हो, बट फिर भी हम लोग यहाँ भी पढ़ लेते हैं। तो इल्यूमिनेशन का जो यूनिट होती है वो लस्क होती है। ल्यूमिनस फ्लस्क की जो यूनिट होती है वो ल्यूमेन होती है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जो यूनिट होती है वो कैंडला होती है, यानी कि इंटेंसिटी है तो कैंडला। और कैंडेला जैसे बोलते हैं ना, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इंटेंस तीव्रता कितनी, तो कैंडेला। ठीक है, लाइट की ल्यूमेन आवर, लाइट की ल्यूमेन आवर, और ल्यूमिनेसेंस होता है कैंडला पर स्क्वायर मीटर, कैंडला पर स्क्वायर मीटर। तो बस हमें इतनी सी बात अगर अच्छे से समझ में आ गई तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो जितने भी पॉइंट मैंने आज की क्लास में यहाँ पे आपको डिस्कस करे, बस आप इनका रिवीजन बहुत प्रॉपर तरीके से कर लीजिएगा, जितने भी पॉइंट यहाँ पे मैंने आपको बताए। तो फाइनली मैं काफ़ी ज़्यादा आपको लगभग 100 से भी ज़्यादा पॉइंट आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। इन सभी पॉइंट्स को आप बहुत अच्छी तरीके से घर पे बैठ के पढ़ लेंगे और क्वेश्चंस को अच्छे से लगा लेंगे, है ना। तो हमें ये बात बहुत अच्छे से आपकी पता होना चाहिए कि हाँ सर, ये सब चीज़ें क्लियर हो गई। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे नए टॉपिक के साथ और नए टॉपिक को समझेंगे। इसको आप बहुत ध्यान से सुने, पढ़ें और अपने प्रॉपर तरीके से नोट को मेंटेन करें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।